Students, today we will read बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो हमने कल स्टार्ट किया था ना, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी कि औद्योगिक क्रांति से पहले कैसा युग था। ऑल टू ऑफन वी एसोसिएट इंडस्ट्रियल विद द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्री। देखो, हम अक्सर है ना हर क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को हम किससे जोड़ते हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्री, ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्री। When we talk of industrial production, we refer to factory production. जब भी हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में बातें करते हैं तो हम रेफर किसको देते हैं, फैक्ट्री प्रोडक्शन को। When we talk of industrial worker, we means फैक्ट्री वर्कर। जब भी हम इंडस्ट्रियल वर्कर की बातें करते हैं तो हम उनका मतलब यही होता है हमारा कि फैक्ट्री वर्कर से। Histories of industrialization very often begin with the setting up of the first factory. लेकिन जो हिस्ट्री है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, वो स्टार्ट हुई ऑफन बिगिन विद द सेटिंग अप ऑफ द फर्स्ट फैक्ट्री। वो पहली फर्स्ट फैक्ट्री, यानी कि जो संसार की जो पहली फैक्ट्री लगी थी ना, उसी से ही हम ये मानते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ। देयर इज अ प्रॉब्लम विद सच आइडियाज, लेकिन ऐसे विचारों को लेके एक प्रॉब्लम है। वो क्या है, इवन बिफोर फैक्ट्रीज बिगेन टू डो the landscape in England and Europe, there are large-scale industrial production for the international market. Even before factories, यानी कि फैक्ट्रियों के शुरू होने से पहले भी एक डॉट है लैंडस्केप में, इंग्लैंड और यूरोप में, देयर वाज ए लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। वहाँ पे काफ़ी अधिक मात्रा में फैक्ट्री वो औद्योगिक उत्पादन होता है। किसके के लिए, वो भी इंटरनेशनल मार्केट के लिए। देयर वाज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्री, वो दिस वाज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्री, लेकिन वो फैक्ट्री के ऊपर आधारित नहीं था। मैनी हिस्टोरियंस नाउ रेफर टू दिस फेज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन इज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेकिन बहुत सारे जो हिस्टोरियन है वो अभी भी इस फेज को इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिक युग नहीं मानते, वो मानते हैं इसे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो मीन्स क्या होता है, इंडिकेटिंग द फर्स्ट और अर्ली, यानी कि जो पहला, यानी कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले की शुरुआत है ये। इवन द 17th एंड 18th सेंचुरीज मर्चेंट फ्रॉम द टाउन्स इन यूरोप बिगेन मूविंग टू द कंट्री साइड, यानी कि 17वीं और 18वीं सेंचुरी में जो मर्चेंट थे, यानी कि जो व्यापारी थे, वो मूव हो गए कहाँ की तरफ, शहरों की तरफ, यूरोप के शहरों की तरफ। यूरोप के शहरों से वो कंट्री साइड यानी कि गाँव की तरफ चलने लगे। सप्लाइंग मनी टू द पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, और वहाँ आके वो क्या करने लगे, जो किसान थे और कारीगर थे उनको वो पैसे देने लगे। परसुएडिंग देम टू प्रोड्यूस फॉर द इंटरनेशनल मार्केट, और उनको वो परसुएड यानी कि उनको वो प्रलोभित करने लगे कि भाई उनके लिए यानी कि इंटरनेशनल मार्केट के लिए वो क्या करे, उत्पादन करे। With the expansion of world trade and acquisition of colonies in different parts of the world, the demand for goods begin growing. अब देखो, with the expansion of trade and acquisition of colonies, जैसे जैसे यूरोपियन कंट्री ने अपने व्यापार को विदेशों में संसार में बढ़ाया, और साथ ही साथ उन्होंने अपनी कॉलोनियाँ बनाई अलग अलग क्षेत्रों में, तो अब क्या हो गई, जो डिमांड फॉर गुड्स, अब वस्तुओं की डिमांड है ना बढ़ने लगी। बट मर्चेंट कुड नॉट एक्सपेंड प्रोडक्शन विद इन टाउन। अब मर्चेंट केवल अपने प्रोडक्शन को केवल अपने शहरों में, जो उनके होम टाउन थे, केवल वहाँ तक ही प्रोडक्शन को एक्सपेंड नहीं कर सकते थे। दिस वाज बिकॉज हेयर अर्बन क्राफ्ट्स एंड ट्रेड गिल्ड्स वर पावरफुल। क्यों? क्योंकि शहर के अंदर जो व्यापारिक संघ थे, गिल्ड्स मीन्स क्या है यहाँ पे, व्यापारिक संघ, ट्रेड गिल्ड्स, और क्राफ्ट्स थे यानी कि आर्टिसंस थे, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। ठीक है, तो उनके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं था। दिस वर एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स दैट ट्रेन क्राफ्ट्स पीपल मेंटेन कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन, रेगुलेटेड कंपटीशन एंड प्राइसेस एंड रिस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ न्यू पीपल इनटू द ट्रेड। ये एसोसिएशन ऐसी थी प्रोड्यूसर्स की जो ट्रेंड करते थे किनको, क्राफ्ट्स पीपल को, उनके ऊपर कंट्रोल रखते थे, उनके प्रोडक्शन के ऊपर, और वो
प्राइसेस वगैरह सब कुछ उनके हाथों में था। कहने का मतलब है ना, पूरी तरह से शहर के अंदर जितना भी बिजनेस था, व्यापार था, उसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल था इनका, ट्रेड गिल्ड्स का। रूलर्स ग्रांटेड डिफरेंट गिल्ड्स द मोनोपोली राइट्स टू प्रोड्यूस एंड ट्रेड इन द स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। और जो शासक थे ना, उन्होंने भी इनको है ना स्पेशल मोनोपोली यानी कि एकाधिकार दे रखा था। इट वॉज देयरफॉर डिफिकल्ट फॉर न्यू मर्चेंट टू सेट अप इन टाउन। तो इस प्रकार इन नए व्यापारियों के लिए बहुत मुश्किल था वहाँ पे कोई भी बिजनेस शुरू करना। सो दे टर्न टू द कंट्री साइड। तो इस वजह से वो कंट्री साइड यानी कि शहरों की ओर गाँव की ओर मुड़ गए। इन द कंट्री साइड में क्या था, जब पुअर पीजेंट्स एंड आर्टिसंस बिगेन वर्किंग फॉर मर्चेंट्स। अब वो मर्चेंट्स के लिए यानी कि व्यापारियों के लिए काम करने लग गए। एज यू हैव सीन इन द टेक्स्ट बुक लास्ट ईयर, जैसे कि हमने टेक्स्ट बुक में देखा था पिछले साल, दिस वाज ए टाइम विद ओपन फील्ड वर डिसअपियरिंग। यह एक ऐसा समय था जिसमें जो खुले खेत थे वो ख़त्म हो रहे थे, एंड कॉमन वर बीइंग इनक्लोज। और जो कॉमन्स थे उनको क्या किया जा रहा था, बंद किया जा रहा था। यानी कि जो खुले खेत थे यानी कि शामला जगह वगैरह थी, वो सब खत्म होती जा रही थी। जब वहाँ पे क्या हो गया था, सरकार ने उनको क्या करा था, अपने सीमाओं में ले लिया था उनको। cottages and for peasants who had earlier depended on the common people. So cottagers and for peasants who had earlier depended on the common land of their survival, gathering firewoods, berries, vegetables, hay and straw, had to now look for alternative sources of income. यानी कि जो कोटेजर्स यानी कि जो छोटे लघु उद्योगपति उद्यमी थे जो गाँव में, और पुअर पीजेंट्स या गरीब किसान थे जो पहले कॉमन लैंड पे यानी कि जो सरकारी ज़मीनों के ऊपर डिपेंडेंट थे, अब वो इनक्लोज हो गए उनके लिए। तो अब वो है ना अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम यानी कि अपनी आय का है ना एक अलग ऑप्शन देखना चाह रहे थे, देखने की तलाश में हो गए। मैनी हैड टीनी प्लॉट्स ऑफ लैंड विच कुड नॉट प्रोवाइड वर्क फॉर ऑल मेंबर। उनके कुछ के बाद छोटे छोटे प्लॉट्स थे लैंड के, जिससे कि उनके सभी मेंबर को, घर में रहने वाले मेंबर को काम नहीं मिल पा रहा था। सो व्हेन मर्चेंट केम अराउंड एंड ऑफर्ड एडवांसेस टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर देम, पीजेंट्स हाउसहोल्ड एग्रीली एग्रीड। जब वहाँ पे मर्चेंट्स आए उनके पास, तो जब उन्होंने उनको ऑफर दिया, एडवांस में पैसे दिए, तो वो सभी ईगरली एग्री हो गए, यानी कि बड़े उत्साह से सहमत हो गए उनसे। बाय वर्किंग फॉर मर्चेंट्स दे could remain countryside and continue to cultivate their small plots। अब वो क्या करने लगे, मर्चेंट्स के साथ काम करने से उनको क्या होगा, वो अपने गांव में रह रहे थे एक तो, और गांव में रहते रहते भी उन्हें छोटे छोटे प्लॉट्स में अपने काम करने का अवसर मिल गया। कहने का उनके इनकम भी हो गए और उनको काम भी मिल गया। इनकम फ्रॉम प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सप्लीमेंट देयर श्रिंकिंग इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन। तो इसमें क्या हो गया, जो उनकी कल्टीवेशन से जो इनकम श्रिंक हो रही थी यानी कि कम हो रही थी, प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से क्या हो गया, उनको सप्लीमेंट मिल गया, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम का साधन मिल गया उनको। इट ऑल्सो अलाउड देम अ फुलर यूज ऑफ देयर फैमिली लेबर रिसोर्सेज। और साथ ही साथ में इसमें ये भी हो गया कि जो उनके फैमिली लेबर थे उनका फुल यूज भी हो गया यहाँ पे रिसोर्सेज का। ठीक है। Within this system, a close relationship developed between the town and the countryside। इस प्रकार यहाँ इस सिस्टम से शहरों और गाँव में एक रिलेशन बन गया। Merchants were based in town, but the work was done mostly in the countryside। जो मर्चेंट या व्यापारी रहते तो गाँव शहरों में थे, लेकिन उनका काम ज़्यादातर कहाँ होता था, गाँव में। ए मर्चेंट क्लोथियर इन England purchased wool from wool stapler and carried it to the spinner, and the yarn and was spun and taken in subsequent stages of production of weavers, fullers and then to dyers। तो इस प्रकार यहाँ पे एक मर्चेंट क्या करता था, वो स्टेपलर से ऊन को खरीदता था और फिर उसको स्पिनर को देता था, और स्पिनर उसके बाद फिर क्या करता था, उसको वीव करता था, और उसके बाद फिर वो फुलर्स को दिया जाता था, और उसके बाद
उसको डाई किया जाता था। द फिनिशिंग वाज डन इन लंदन बिफोर द एक्सपोर्ट मर्चेंट, और अंत में है ना उनकी फिनिशिंग लंदन में जाके होती है एक्सपोर्ट होने से पहले, इंटरनेशनल मार्केट में जाने से पहले। लंदन इनफैक्ट केम टू बी नोन एज द फिनिशिंग सेंटर। तो इस प्रकार लंदन है ना एक प्रकार से क्या आया यहाँ पे, फिनिशिंग सेंटर के तौर पे उभर के आया। दिस प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम वाज दस पार्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ कमर्शियल एक्सचेंज। तो इस प्रकार प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम वाज क्या था, एक नेटवर्क था किस चीज़ का, कमर्शियल एक्सचेंज का। इट वाज कंट्रोल्ड बाय merchant and the goods were produced by a vast number of producers working within their family farms, not in factories। तो यह कंट्रोल किया गया किन के द्वारा, मर्चेंट्स के द्वारा, और गुड्स थी जो उनको प्रोड्यूस किया जाता था काफ़ी ज़्यादा संख्या में और फैमिली के लोगों के द्वारा है, और जो कि फैक्ट्री में नहीं होता था, वो परिवार वाले ही कर देते थे। At each stage of production 20 to 25 workers were employed by each merchants। और हर स्टेज में 20 से 25 वर्कर तो काम करते ही थे मर्चेंट्स, एक एक मर्चेंट्स के नीचे। दिस मीन दैट ईच क्लोथियर वाज कंट्रोल 100 ऑफ वर्कर्स। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि एक कपड़ा है ना, एक क्लोथियर, वो कम से कम सैकड़ों वर्करों को उसमें काम में लिया जाता था। ये था प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स हैं। स्टेपलर, स्टेपलर क्या होता है, पर्सन हु स्टेपल और शॉर्ट वूलन अकॉर्डिंग टू इट्स फाइबर। यानी कि ये वो व्यक्ति था जो फाइबर होते हैं ना वूल के, उनको स्टेपल करता था अकॉर्डिंग टू देयर फाइबर, उनके धागों के अकॉर्डिंग। फुलर, ए पर्सन हु फुल दैट इज गैदर क्लोथ बाय प्लेटिंग। यानी कि जो फुल करता है, इनके सब जो फाइबर होते थे ना स्टेपलर करने के बाद उनको फुल करता था। कार्डिंग, कार्डिंग का मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ विच फाइबर सच एज कॉटन और वूल आर प्रिपेयर्ड प्रायर टू स्पिनिंग। यानी कि स्पिन करने से, यानी कि बुनने से पहले जो उनको प्रोसेस किया जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं कार्डिंग। तो ये तीनों न्यू वर्ड्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वन वर्ड्स में भी आएंगे, स्टेपल, फुलर और कार्डिंग। नेक्स्ट है हमारा द कमिंग ऑफ द फैक्ट्री। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।